राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आज राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण की स्थिति प्राप्त होती है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य दो चीज़ होती हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं इनमें किसी भी तरीके की कोई भी मतलब आपको घूमना फिरना विचरण करना किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं होती, ठीक है। और वन्य जीव अभयारण्य में आप थोड़ा बहुत उसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं, और चराई का आपको आदेश होता है, यानी कि चराई की अनुमति होती है, जैसे पशु वगैरह को आप चराने के लिए वहाँ पर ले जा सकते हैं। कहाँ पर? वन्य जीव अभयारण्य में। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में इस तरीके की कोई अनुमति नहीं होती। ये पहला अंतर है इन दोनों के बीच में। दूसरा अंतर है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान को मान्यता कौन प्राप्त करेगा? राष्ट्रीय उद्यान को कौन बनाने का काम करेगा? तो वो होगी केंद्र सरकार, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण में बनते हैं? केंद्र सरकार के संरक्षण में, जबकि वन्य जीव अभयारण्य राज्य सरकार बनाती है, ठीक है। या फिर कोई वन्य जीव अभयारण्य होगा, उसको राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा प्रदान कौन करेगा? राष्ट्रीय उद्यान के लिए मान्यता कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। ये और अंतर है इन दोनों के बीच में। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य दोनों चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण की स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत इनको पूर्ण संरक्षण की अनुमति प्राप्त होती है? तो 1972 के तहत, अधिनियम 1972, राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण की स्थिति प्राप्त होती है। दो बातें आपको पता लगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती। जो मैं आपको बता रही थी कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके की गतिविधि नहीं कर सकते, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के चतुर्थ अध्याय के अधीन है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जो चतुर्थ अध्याय है, इसमें इस बात को बताया गया है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गतिविधि नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अलावा मानव प्रतिनिधि की अनुमति नहीं है यहाँ पर जाने आने की। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए राष्ट्रीय उद्यान में। जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं उनमें आप पशुओं को चराने जा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, वन्य जीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहां कुछ गतिविधि जैसे चराई आदि की अनुमति दी जाती है। तो वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां पर आप कोई थोड़ी थोड़ी गतिविधियां कर सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं, थोड़ा बहुत टहल भी सकते हैं, ठीक है। आगे है, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान लगभग 104 और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कब बना? 1936 में। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की अधिसूचना जारी की जाती है। जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं उनको ही राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की अधिसूचना जारी की जाती है। और ये किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार करेगी राष्ट्रीय उद्यान को बनाने का काम, और राज्य सरकार करेगी वन्य जीव अभयारण्य को बनाने का काम, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं शुरू। अभी तक तो ये समझो कि आपका इंट्रोडक्शन था वन्य जीव अभयारण्य के लिए या राष्ट्रीय उद्यान के लिए, कि इनमें डिफरेंस क्या है, और राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन अब शुरू होते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान लगभग कितने हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करेंगे, लगभग 104 हैं। और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कब बना? 1936 में बना था, ठीक है। आगे है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनता है या तो सबसे बड़े से बनेगा, या सबसे छोटा कौन सा है, या सबसे पहला कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अगर ऑप्शन में आपको जम्मू कश्मीर मिले तो आप जम्मू कश्मीर कर देंगे, और जम्मू कश्मीर ना होने पर आप लद्दाख कर देंगे, क्योंकि अब ये अलग अलग राज्य बन चुके हैं। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा हमने जाना, ठीक है। अब सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, सबसे छोटा। और सबसे पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे बढ़ेंगे, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दैहिंग पटकाई, असम सरकार ने 6 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे अपग्रेड किया। अब देखो कितनी बातें आपको पता लगी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान,
ठीक है, लद्दाख में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान होगा देहिंग पटकाई। कौन सा होगा, देहिंग पटकाई होगा। कहाँ पर है, असम में। तो असम सरकार ने 6 जुलाई 2020 को, अभी 6 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे अपग्रेड किया, देहिंग पटकाई को। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेंगे। देश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, कुल टाइगर रिजर्व 51 है। कितने हैं, 51। प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1973। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था इसको ही टाइगर रिजर्व बनाया गया। कब बनाया गया, 1973 में। कब, 1973 में। और अगर ये पूछा जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो ये 1936 में बना, लेकिन इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, अगर ये पूछा जाए तो आप 1973 करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो रीट में भी पूछे जाने के इसके बहुत हद तक चांसेज हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे है नवीनतम टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व की बात हुई, अभी तक हमने जाना कि नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान था देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई जो असम में है, ठीक है। और 6 जुलाई 2020 को इसको अपग्रेड किया गया राष्ट्रीय उद्यान के लिए। लेकिन नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नवीनतम टाइगर रिजर्व है कमलांग। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग है नवीनतम टाइगर रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, अब सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व। कौन सा, बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 104 लगभग। कितने, लगभग 104। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान एवं निकोबार में। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देहिंग पटकाई, ठीक है। कौन सा है, देहिंग पटकाई। देश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 51 हैं। प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1973 में बना। नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, कमलांग अरुणाचल प्रदेश में बना। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ नवीनतम टाइगर रिजर्व पूछा है तो यहाँ कमलांग होगा, और यहीं पर नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेगा तो देहिंग पटकाई हो जाएगा, ठीक है। प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर सेम हैं, ठीक। आगे बढ़ें, आगे है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। अब सबसे छोटा हमने जान लिया कि सबसे छोटा कहाँ पर है, बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। अब सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, नागार्जुन। सबसे बड़ा कौन सा है, नागार्जुन सेलम। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में, अब राजस्थान की बात होती है क्योंकि तैयारी कर रहे हैं आप रीट की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान 3 है केवल। कितने हैं, 3। राजस्थान में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 3 हैं ओनली। कितने, 3 ही टाइगर रिजर्व हैं और 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, 3 ये हैं, लेकिन चौथा यानी नवीनतम कौन सा है, तो चौथा है बूंदी। कहाँ पर है, बूंदी रामगढ़ विस्तारी में ये बनेगा। अभी बना नहीं है, प्रोसेसिंग चल रही है। तो चौथा टाइगर रिजर्व, या आपसे ये पूछा जाए नवीनतम टाइगर रिजर्व, तो बूंदी रामगढ़ विस्तारी में बनने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में कुल टाइगर रिजर्व 3, राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान 3, और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, बूंदी रामगढ़ विस्तारी में बनेगा। आगे है राजस्थान राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रथम कदम उठाया। फ्रेंड्स, आपको अगर प्रयास अच्छा लग रहा है, अगर टॉपिक चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में, जिससे और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और बेहतर करूँगी। आपके शेयर से, लाइक से कुछ होता नहीं है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका कुछ आप लोगों को उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं और ज़्यादा बेहतर आपको डेटा देने का प्रयास करती हूँ। तो आगे है राजस्थान राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रथम कदम उठाया। अब ये पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान राज्य सरकार है उसने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए, उनके बचाव के लिए, कि उनका जो क्षरण हो रहा है, जो उनका विलोपन हो रहा है, उससे किस तरीके से बचा जाए, इस तरीके की सोच के लिए एक प्रथम कदम कब उठाया, तो 1951 में। राज्य सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने, राजस्थान राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पहला कदम कब उठाया, 1951 को। और वन्य जीव एवं संरक्षण अधिनियम 1951 राजस्थान राज्य सरकार ने
वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1951 में पहला कदम उठाया। वहीं पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा। वैसे इसको अगर आप पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य को तो बहुत, अगर किसी बुक से भी पढ़ेंगे ना तो कम से कम 4 से 5 पेज आपको मिलेंगे और उसमें से 1 नंबर का पूछा जाता है, और वो 1 नंबर का जो पूछा जाएगा वो यहाँ से आपका 100% फंसेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं कई बुक्स से अलग अलग तरीके के डेटा को देखकर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो आपको बन सकता है एग्जाम में, मैं वो लेकर आई हूँ। और दूसरी बात, मैंने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया पहले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे अभी तक वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना राष्ट्रीय उद्यान से, क्योंकि ये टॉपिक नया जुड़ा है। लेकिन और प्रीवियस ईयर पेपर्स जैसे यूपी टेट है, एमपी टेट है, और भी अलग अलग स्टेट के टेट हैं जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन का पैटर्न वहाँ से पता लगता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। उसी तरीके से मैं आपके लिए इस वीडियो में डेटा लेकर आई हूँ पॉइंट्स में। तो आप 10 से 15 मिनट में अपना 1 नंबर 2 नंबर रेडी कर लेंगे। वहीं आप अगर किसी बुक से रटेंगे तो आपका 1 नंबर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 5 से 6 पेज दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको याद क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट में है चीज़ें, आपको महाभारत नहीं पढ़ना है। पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट तथा 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट द्वारा वन्य जीवों की रक्षा हेतु कानून बनाए गए। अब देखिए ये चीज़ बहुत समझने की है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट तथा 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट द्वारा वन्य जीवों की रक्षा हेतु कानून बनाए गए। अब देखो केंद्र सरकार ने कब बनाए, यानी ये पूछा जाए कि केंद्र सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कदम कब उठाया पहली बार, तो 1972 में उठाया। और वहीं पर यह पूछा जाए कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने कब कदम उठाया, तो 1986 में उठाया। पर्यावरण संरक्षण एक्ट पूछा जाए 1986, भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट पूछा जाए 1972, और वहीं पर राज्य सरकार का अगर पूछ लिया जाए कि राज्य सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कब कदम उठाए, राजस्थान राज्य ने, तो 1951। तीनों चीज़ों में अंतर आपको पता होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट बनाया, वहीं 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट बनाया, और राज्य सरकार ने पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1951 में एक्ट बनाया, कदम उठाया। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं और राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जान लेते हैं। 3 ही हैं राजस्थान के, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तीनों। कौन कौन से हैं, रणथंभौर है, उसके बाद में कौन सा है, केवलादेव है, और एक और है मुकुंदरा। ठीक है, कौन सा है, लास्ट आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। पहला दिया हुआ है रणथंभौर। कौन सा है, पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर, क्योंकि 3 ही टाइगर रिजर्व हैं और 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो तीनों राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व भी हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, 1955 में राज्य सरकार ने अभ्यारण्य घोषित किया था। इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया राज्य सरकार ने, 1955 में। अब देखो अभ्यारण्य घोषित कौन करेगा, राज्य सरकार। राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित करेगा, केंद्र सरकार। अंतर पता लगा, अभ्यारण्य कौन घोषित करेगा, राज्य सरकार, और राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित करेगा, केंद्र सरकार। तो 1955 में राज्य सरकार ने अभ्यारण्य घोषित किया इसको, और 1 नवंबर 1980 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। केंद्र सरकार ने इसे 1 नवंबर 1980 में क्या बना दिया, राष्ट्रीय उद्यान इसको बना दिया। ठीक है, आगे है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं। भारतीय बाघों के घर के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय बाघों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है, तो आपको ध्यान रखना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता में वृद्धि चंबल एवं बनास नदियों के बहाव के कारण हुई। यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, और इस जैव विविधता का रीजन क्या है, कारण क्या है कि यहाँ पर चंबल और बनास नदियाँ जो हैं ये बहती हैं, और इनके बहाव की वजह से यहाँ पर जैव विविधता में वृद्धि हुई। ठीक है, और इस राष्ट्रीय उद्यान में 2 पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन सी हैं, विंध्याचल और अरावली। कौन कौन सी, विंध्याचल और अरावली, और ये दोनों मिलती हैं इस राष्ट्रीय उद्यान पे आकर। और यहाँ पर कौन कौन से जीव आपको देखने को मिल सकते हैं, बाघ, मगरमच्छ, सांबर, चीतल, जंगली सुअर, काला गरुड़, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और ये कुल 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर मीठे पानी की झीलें हैं, जैसे मीठे पानी की झीलें हैं, पदम तालाब है, मलिक तालाब है, राजबाग झील हैं, ये सभी यहाँ देखने को आपको मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं और ये भरतपुर में स्थित है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको घना पक्षी या घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं और ये भरतपुर में है। और यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है जो भरतपुर शहर में NH11 पर स्थित है। ठीक है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है पक्षियों का ही। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए कि ये पूरे एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ये भरतपुर शहर में स्थित है, पड़ोसी ही जिला है राजस्थान का। ठीक है, आगे है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर होने के कारण यह केवलादेव के नाम से जाना जाता है। शिव जी का यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है, इसी वजह से इसको केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका, कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 29 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक, 29 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसमें 11 वर्ग किलोमीटर में झीलें हैं। 11 वर्ग किलोमीटर में क्या है, इसमें झीलें ही झीलें हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको घना के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? घना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, मार्च 1956 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित हुआ। अब अभ्यारण्य के रूप में ये घोषित कब हुआ? मार्च 1956 में। मार्च 1956 में इसको राज्य सरकार ने अभ्यारण्य बनाया। अब बात होगी कि केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया, तो केंद्र सरकार ने 27 अगस्त 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया था। ठीक है, कब? 1981 में, 27 अगस्त 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ठीक, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से आपको जो जो पॉइंट्स याद रखने हैं उनको मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगी। और फ्रेंड्स, ये वेटलैंड कन्वेंशन 1981 के अंतर्गत 2004 में रामसर साइट की सूची में भी शामिल हुआ और 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित कर दिया गया और विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला राजस्थान का ये एकमात्र वन्यजीव संरक्षण स्थल है। ठीक है, और यह पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। पक्षियों का स्वर्ग, क्या? पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली भी यहाँ पर है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको मिला कि जो डॉक्टर सलीम अली हैं इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ थे। कौन थे? प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ ये रह चुके। ये इनकी कर्मस्थली थी यहाँ पर इन्होंने बहुत टाइम तक रिसर्च की थी, प्रयोग किए थे पक्षियों पर। किन्होंने? डॉक्टर सलीम अली ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और मैं आपको एक बार इनको रिवाइज करा देती हूँ फिर से। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है, भरतपुर में ये स्थित है NH11 पर और इसको घना के नाम से भी जानते हैं और ये पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, इसको 1956 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया, 5 मार्च 1956 में, और 27 अगस्त 1981 को ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उभर कर आया था। और यहाँ पर सलीम अली की कर्मस्थली है जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इतने पॉइंट्स आप अगर याद रख लेंगे तो यहाँ से आपका 1 नंबर छूटेगा नहीं। आगे है थर्ड और लास्ट है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा झालावाड़ में स्थित है। कोटा जिले में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और 2004 में दर्रा एवं चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को मिलाकर राजीव गांधी नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की गई और कैबिनेट बैठक में इसका नाम बदलकर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा चंबल और घड़ियाल अभ्यारण्य थे, इन दोनों को मिलाकर राजीव गांधी नेशनल पार्क बनाने की घोषणा हुई थी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में इसका नाम बदलकर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य इसका नाम कर दिया गया था। आगे पॉइंट है 17 नवंबर 2009 में दर्रा का नाम हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। तो 2004 में क्या हुआ? 2004 में इसका नाम पड़ा दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किसने रखा? राज्य सरकार ने, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य इसका नाम रखा गया। लेकिन 17 नवंबर 2009 में दर्रा का नाम बदलकर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। किसके नाम पर? एक प्रकृति प्रेमी थे, मुकुंद सिंह थे, उनके नाम पर इसका नाम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। अब यहाँ पर एक और लास्ट पॉइंट है औंधिया। औंधिया क्या है? तो औंधिया जो है ये वन्य जीवों को पास से देखने के लिए एक परंपरा है, यहाँ की रियासती परंपरा है, क्योंकि पास से देखने के लिए, उनका अवलोकन करने के लिए बड़े बड़े स्तंभ बने हुए हैं जिन्हें औंधिया कहते हैं। तो वन्य जीवों को पास से देखने के लिए यहाँ पर रियासतकालीन अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं, उन स्तंभों को ही औंधिया कहते हैं। ये भी ध्यान रखने की चीज़ें हैं। और मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों में स्थित यह सघन वन से युक्त है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मुकुंदरा से आपको बस 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि 2004 में इसका नाम
दर्रा राष्ट्रीय अभयारण्य रखा गया। तो फ्रेंड्स, आपको इससे 2-3 पॉइंट ही याद रखने हैं मुकुंदरा हिल्स से, कि इसका नाम 2004 में दर्रा राष्ट्रीय अभयारण्य रखा गया। उसके बाद में 17 नवंबर 2009 में इसका नाम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। और औंधिया क्या है, यहाँ पर पास से देखने के लिए इनको कुछ स्तंभ बनाए हुए हैं, इनका अवलोकन करने के लिए उनको औंधिया कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन केवलादेव और रणथंभौर से क्वेश्चन बन सकता है। तो इन दोनों को आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिए अपने, या फिर आप PDF फाइल लेकर रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, चीज़ें पसंद आई, समझ में आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।